तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने इसके पिछले वाली वीडियो में ये बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने सेल होते हैं मैंने वो आपको बताया था। उनमें से मैंने आपको गैल्वेनिक सेल्स, डैनियल सेल्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का भी एक्सप्लेनेशन करके बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ये डैनियल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बने तो कैसे बने, इनके बनने के पीछे रीज़न क्या है। तो उस रीज़न को एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत होती है तो ये दो चीज़ों से बनकर इलेक्ट्रोड और केमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और जब ये इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो जिसमें केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं यानी सॉल्यूशंस, उनकी केमिकल केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। जैसा कि हर क्वेश्चंस का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है कि सर ये क्या है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी मेटल, कोई भी मेटल, मान लीजिए जैसे कि मान लिया मैंने कह दिया आपके पास लोहा, आयरन, और उस आयरन को अगर आपने एक सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया तो याद रखिए वो सोल्यूशन किसी अनदर मेटल का नहीं होना चाहिए बल्कि उसी मेटल का सोल्यूशन। यानी अगर आयरन को हम लोग आयरन सल्फेट या आयरन फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो हमारा जो रॉड होता है सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जब रॉड सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो गया तो उसी चार्ज को, जितना चार्ज उस इलेक्ट्रोड पर एक्वायर्ड है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यही डिफिनीशन भी लिखी हुई है कि व्हेन ए मेटल रॉड डिप्ड इनटू, मेटल रॉड को कहां डिप्ट किया गया है, उनके मेटल सोल्यूशन के अंदर। इस बात को फोकस करिए कि मेटल सोल्यूशन, अगर आपने यहां अपने आयरन लिया है तो यहां पर हम FeSO4 लेंगे या फिर और भी कोई दूसरा सोल्यूशन FeCl3 यानी आयरन है तो आप यहां पे FeCl3 फेरिक क्लोराइड का भी सोल्यूशन ले सकते हैं। तो जब आयरन मेटल को उसके मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो रॉड क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। तो सॉल्यूशन और रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है और जितना चार्ज उस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्वायर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मान लिया ये एक जिंक रॉड है, जिंक रॉड लिख देते हैं भाई, और ये जिंक रॉड मैंने कहा ना किस सोल्यूशन में होना चाहिए, उसी के मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन में। हमारे पास एक जिंक का मेटल सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहां पे मान लिया कि हमने जिंक सल्फेट डाला हुआ है, नहीं होगा तो आप जिंक क्लोराइड ले लीजिए। अब जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जैसे ही हम जिंक रॉड डालते हैं तो सोचिए यहाँ पर रिएक्टिविटी कैसे स्टार्ट होगी। तो आप सभी को वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, मतलब उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक करके उस सीरीज में आती है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं इनकी टेंडेंसी क्या आती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर जैसे ही ये जिंक अपने मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में जाएगा तो जिंक जो मेटल होता है वो बहुत तेजी से जिंक आयन में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों हमेशा देखिए, जब भी जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब होता है कि मेटल जो होता है वो अपने सॉल्युबल स्टेट में जा रहा है। मतलब इससे जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल करके इस सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू करेंगे और वो जिंक के कौन सा आयन होगा, वो होगा हमारा जिंक आयन होगा। यानी यहां से जिंक आयन एक्सट्रैक्ट होंगे, कहां जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर जाएंगे। तो जब सोल्यूशन के अंदर जिंक आयन जाएंगे तो हमारे सोल्यूशन के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिंक आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सोल्यूशन हमारा कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल पे ही रह जाते हैं, जितना हिस्सा इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो ये जो मेटल के ऊपर ही रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर हो, ये गैल्वेनोमीटर बेटा वही है जो आपने दुकानदारों पर, ये मोबाइल की दुकान पर आप अपना मोबाइल बनवाने के लिए जाते हैं तो वो एक छोटी सी डिवाइस निकाल करके चेक करते हैं, कहते हैं इसकी आईसी उड़ गई है, तो वो जिसके अंदर वो एक एनालॉजिकल आजकल डिजिटल भी क्लॉक आ गए हैं तो वो उसी से वो मेजर करते हैं।
तो उसमें एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे तो ये सुई बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करने लगती है और किसी एक डायरेक्शन में जाकर के रुक जाती है। तो जिस एक डायरेक्शन में रुकेगी तो वो इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में उस मेटल का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तो हो गया रिएक्शन कि कैसे इसके ऊपर ये चार्ज होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है। यहां पर देखिए क्या प्रोसेस हो रहा है, रिएक्शन की कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं, यहां पे आप सिंपली देखते हैं कि एक मेटल जिसके ऊपर 0 चार्ज था और वो रिएक्शन के उपरांत किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज में। तो जब भी मेटल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करे बाय द रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सच ए प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो यहां पर प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। अब चूंकि ये एक सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन है, तो जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन होगा तो वहां पर एक सेल का निर्माण होता है। तो अगर आपने अपने घर में ग्लास के अंदर एक शीशे का ग्लास ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आपने वो देखना थोड़ा सा नहीं होगा तो बैटरी का एसिड ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा एक कोई मेटल का रॉड खड़ा कर दीजिएगा। तो जैसे ही मेटल का रॉड H2SO4 से टच होगा तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो अपने नीचे से रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो वहां पर ऐसा कोई सेल अगर बनाते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। क्यों हाफ सेल कहते हैं? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो केवल ऑक्सीडेशन होता है या तो किसी केवल रिएक्शन, सॉरी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। लेकिन यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं कि पूरे प्रोसेस में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा। इस नाते इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स। अब उसी तरह से एक रिडक्शन हाफ सेल भी होता है। वो क्या होता है कि अगर आप कॉपर मेटल को किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो आप कहेंगे सर जी ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए बच्चों कि कॉपर का जो मेटालिक साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। अब आप सभी को ने 11th में ये पढ़ा है कि जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक साइज छोटा होगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। कहने मतलब है कि एटम जैसे जैसे उसके न्यूक्लियस छोटे होते जाएंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और चूंकि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो ये दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, और जब दूसरे एलिमेंट के ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पर इकट्ठा होते हैं तो हमारा मेटल निगेटिव चार्ज होना शुरू कर देता है। तो मेटल, अब यहां पर ऐसी कंडीशन क्या है, हम सभी को पता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर आयन और सल्फेट आयन पानी में फ्री मूव कर रहे हैं, मछली की तरह से तैर रहे हैं। लेकिन अगर उसी समय से कॉपर का मेटल जैसे पड़ा तो कॉपर मेटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से कॉपर आयन के बीच में इनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब चूंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मेटल के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो ये कॉपर कहेगा क्या मैं कम हूं? मेरे पास भी वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो तुम नहीं आ सकते तो मैं तो जा सकता हूं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों की भूख को मिटाने के लिए ये इस मेटल के ऊपर चिपकना शुरू कर देगा, और जैसे ये चिपकेगा तो सारे कॉपर एक लेयर के रूप में उसके ऊपर जमा हो जाते हैं, और यहां पर ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब आप समझिए यहां पर रिएक्शन क्या हो रहा है। तो चूंकि कॉपर मेटल सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुल रहा है बल्कि कॉपर आयन खुद चल करके कॉपर मेटल के पास जा रहा है, तो कॉपर आयन अपनी, अब चूंकि अब यहां पे समझिए कि ये है कॉपर मेटल और ये है कॉपर आयन। आपसे एक क्वेश्चन करें, दोनों एलिमेंट में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कॉपर मेटल की या कॉपर आयन की? जैसी बात है, जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख इसकी इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में 2 गुनी बड़ी होगी। तो ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनको पछाड़ देगा और ये क्या कर लेगा, उनसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। जैसे ही ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा तो जो कॉपर आयन होते हैं वो कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाते हैं, और हमारा जो कॉपर रॉड होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, यानी इसके ऊपर सब प्लस चार्ज आ जाते हैं। तो वहां पर यही प्रोसेस, ये जो कॉपर मेटल है कॉपर के इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कॉपर यहां पर देखिए 2 प्लस चार्ज
प्लस चार्ज कितना घट रहा है ना, तो जब प्लस चार्ज घटेगा बाय द रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, रिडक्शन। तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स और इसको रिडक्शन हाफ सेल्स कहते हैं। तो पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स और एक रिडक्शन हाफ सेल्स को जब आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर कॉपर और जिंक की रॉड को आपस में एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम दिया था। तो बच्चों यही है इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि दुनिया के अलग अलग पार्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती है, और ऐसे कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी की जाए तो यहाँ पर रीडिंग के वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो इनसे बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया। उन्होंने कहा अगर हम टेम्परेचर स्टैंडर्ड ले लें, तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड के दो क्राइटेरिया होते हैं। कुछ किताबों में 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, जिस पर पानी बर्फ हो जाता है, और चूंकि कुछ लोगों ने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस एक आदर्श टेम्परेचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो आपने प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आप लेंगे 1 atm, यानी ये वो टेम्परेचर प्रेशर है जिस पे हम और आप एग्जिस्ट करते हैं। तो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया, कहीं 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, और कहीं कहीं पर, और ये तो, लेकिन प्रेशर जो है वो हमेशा 1 atm लिया गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर सोल्यूशन आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे मान लिया आप कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बना रहे हैं और इसमें कैल्शियम के रॉड डालेंगे, तो यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 100 है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को 100 ग्राम तौल करके 1 लीटर पानी में 1 लीटर, और ये 100 ग्राम CaCO3 डाल देंगे, तो हमारा बनेगा 1 मोलर सोल्यूशन। तो हम ऐसे 1 मोलर सोल्यूशन बना करके कोई भी साल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, तो इन सभी के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट करके उसको 1 लीटर सोल्यूशन में उसका जब मेजरमेंट करेंगे तो वो सब हमारे 1 मोलर सोल्यूशन कहलाएंगे। और ऐसे ही मोलर सोल्यूशन के अंदर आपने एकदम प्योर 100% एलॉय नहीं यूज करेंगे, प्योर और शुद्ध 100% मेटल यूज करेंगे। तो आप इसमें कोई भी मेटल डाल देंगे जिस मेटल का आपने सोल्यूशन ले। तो अगर आपने मान लिया यहाँ पर जिंक लिया हुआ है तो आपका ये जिंक होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर एल्युमिनियम लिया है, अगर आपने ये एल्युमिनियम का रॉड लिया हुआ है तो यहाँ पर AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स्ड है, प्रेशर फिक्स है, तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन का सारे कंडीशन सेट होंगे। और जब सेट होंगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफिनीशन है वो किस प्रकार बनेगा, व्हेन टेम्परेचर इज टेकन टू 98 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस and atmospheric pressure is 1 atm and concentration of salt solution is 1 molar, then the potential acquired on the electrode is known as the standard electrode potential, जिसको हम लोग E0 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे सर इसका यूज क्या हुआ, तो देखिए जब बहुत सारे सेलों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया गया तो हमको एक सीरीज मिली, और वो सीरीज ये रिएक्टिविटी सीरीज का एक छोटा सा पार्ट है।
आपकी बुक में, आपके एनसीईआरटी के चैप्टर बुक में पूरा रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पर जो पोटेशियम है इससे वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है? पोटेशियम, मोस्ट निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। और जब प्लेटिनम तक आएंगे तो ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन से नीचे उतरते जाएंगे तो यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। यही वजह है कि गोल्ड और प्लेटिनम के बहुत ही कम मेटल के ऑक्साइड्स या क्लोराइड या ब्रोमाइड बनते हैं। दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशंस ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। कोई किसी भी सेल का ईएमएफ ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं? दो सेलों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स और रिडक्शन हाफ सेल्स का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाया गया है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यहाँ पर एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड रखा गया। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाया जाएगा तो कैथोड आपके हमेशा राइट साइड पर रहेगा और एनोड आपके हमेशा लेफ्ट साइड पर रहेगा। इस बात को क्लियर है? और जब आप ये बनाते हैं तो यहाँ पर आपने देखिए एनोड के रूप में लिया गया है जिंक रॉड और सोल्यूशन है जिंक क्लोराइड। यहाँ पर है कैथोड के रूप में लिया गया है कॉपर रॉड, और यहाँ पर सोल्यूशन लिया गया है क्यूप्रस क्लोराइड का, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक साल्ट ब्रिज से। अब होता है क्या, याद करिए, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स कहलाता है, और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इस नाते कॉपर का अब ये रिडक्शन हाफ सेल्स कहते हैं। तो रिएक्शन से यही हो रहा होगा कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, और कॉपर इसी के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉनों को ये लेता रहेगा और ये कॉपर में रिड्यूस होता रहेगा। तो इस प्रकार से जब ये दोनों सेल्स इस प्रकार से इकट्ठा हो जाते हैं और आप ये पूरा सेटअप लगा देते हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो फार्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ईएमएफ ऑफ सेल्स का फार्मूला हमेशा याद रखिए, ये फार्मूला कभी बदलेगा नहीं। कैथोड जो आप लेते वो हमेशा इधर लिखा, लेकिन जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर इसका ई कैथोड लिखेंगे और यहाँ पर ई एनोड। अब इसकी वैल्यू जो आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीटर से जो आपने मेजर किया हुआ, जो आपकी बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ, वहाँ पर वो वैल्यू लिखी हुई है। वो वैल्यू रख करके आप दो सेलों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हैं, और जिन सेलों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा हाईएस्ट होगा वो सेल उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक प्रभावकारी बना रहेगा।